तो सीपैक के हवाले से हमने एक टास्क फोर्स 88 सेटअप की है, जिसका काम ही सीवर डिफेंस प्रोवाइड करना है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है वो भी अमेरिकन का जो यूएस का है एक गोल है, और उसके लिए उन्होंने इंडिया को अपने साथ मिलाया है कि अब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको सिक्योर करने के लिए जिबूती में भी अपना नेवल बेस कायम कर दिया है। ये पहली दफा है कि चाइनीज नेवी अपने मुल्क से बाहर आके किसी और जगह डिप्लॉयमेंट हुई है उसकी, लेकिन मेन रोल जो है वो पाक बहरिया का होगा टू प्रोवाइड सीवर डिफेंस इसको सीपैक। पाकिस्तान आर्मी का या एयरफोर्स का जो चाइना के साथ ताउन है उसमें टैंक्स का जिक्र भी आता है, मिलकर टैंक्स बना रहे हैं, तैयारे बना रहे हैं। पाक बहरिया के जो 4 जहाज F-22P जहाज जो हैं तो वो भी चाइना से बने, और उसके बाद 3 जहाज वहां बने, एक आखिरी जहाज उसका कराची शिपयार्ड में बना। इसी तरह हमने Z9 हेलीकॉप्टर्स भी चाइना से लिए, और आज जिसने इंडियन ओशन को कंट्रोल किया 21st सेंचुरी में वो दुनिया पे राज करेगा। पाकिस्तान नेवी का भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? पाकिस्तान नेवी के पास तो अभी तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। कि हमारी जो जंगें हुई उसमें कोई भी दफा उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर नहीं निकाला। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी, खुसूसन सीपैक के तनाजुर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी का रोल किस तरह बढ़ा है, चाइना के साथ किस तरह कोऑपरेशन हो रही है, और इन मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर रेयर एडमिरल सलीम अख्तर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा सर, मैं सीपैक के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से सीपैक अनाउंस हुआ हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ स्टेप्स लिए गए, एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए गए। यहां तक इतलात हैं कि ऑलमोस्ट एक डिवीजन फोर्स जो है वो उसके लिए मुख्तस की गई, उसके लिए रिजर्व की गई जो सीपैक की हिफाजत करेगी। लेकिन सीपैक ने आगे से तो फिर समंदर से जाना है सर, तो इस तनाजुर में क्या आप लोगों की नेवी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस में इजाफा हुआ है सर? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। एक्चुअली सीपैक को, जैसे आपको पता है कि सीपैक को ना चलाने का भी जो है लोगों के जो कंट्रीज जो इसमें समझती हैं कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करेंगे इसमें हिंड्रेंस और इस तरह की चीजें पैदा करने के लिए। इसके लिए सेफगार्ड के तौर पे आर्मी ने पूरा डिवीजन वर्चुअली लॉन्च किया है जो कि लैंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और पाक बहरिया जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस सेंस में है कि इवन पीस टाइम या वॉर टाइम में सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखना ये पाक बहरिया की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। इस तरह इसको सीपैक के हवाले से हमने एक टास्क फोर्स 88 सेटअप की है, जिसका काम ही सीवर डिफेंस प्रोवाइड करना है, और इसी तरह जो अलोंग द कोस्ट 3-4 जगह हैं जहां के हमने अपने स्टेशंस को कायम किया है। इसके अलावा पाक बहरिया ने अपने अंदर कॉर्वेट्स जो कि छोटे शिप्स होते हैं उनकी इंडक्शन की है, हूवर क्राफ्ट्स की इंडक्शन की है, और बहुत सारी चीजों को रेज किया है ताकि सीपैक को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक। अच्छा सर, इसमें क्या चाइना की नेवी के साथ मिलके भी कोई पेट्रोलिंग वगैरह होगी? आप लोग मिलके भी एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे ये जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है? जी हाँ, एक तो देखे ना, एक्चुअली जो मैरीटाइम अरीना है ना उसमें जो एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल जो प्लेयर्स हैं वो बहुत आगे हैं। जैसे मैरीटाइम टेररिज्म हो गई, इसी तरह पायरेसी हो गई, वुमन स्मगलिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, ये भी चैलेंजेस इसके साथ चल रहे हैं। तो इसी का भी एडवांटेज लेके जो कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है वो इसके थ्रू भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए अब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको सिक्योर करने के लिए जिबूती में भी अपना नेवल बेस कायम कर दिया है। ये पहली दफा है कि चाइनीज नेवी अपने मुल्क से बाहर आके किसी और जगह डिप्लॉयमेंट हुई है उसकी, और पाकिस्तान नेवी वैसे भी 2 टास्क फोर्स हैं कि जो यूएन मैंडेटेड हैं, टास्क फोर्स 150 और 151, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है नेवी, जिसमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही होती है शुमाली बहरे अरब और बहरे हिंद की। तो पाक बहरिया और चाइनीज जो है वो आपस में मशकें भी करते हैं, और देखते मेन मकसद होता है इंटरऑपरेबिलिटी। जब आपस में 2 डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाली कंट्रीज आपस में आके सी पे एक्सरसाइज करती हैं तो वो अपने आप को कैसे अच्छे
अंदाज में ऑपरेट कर सके, इससे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। तो वो जो है वो भी एक्सरसाइजेस साथ चल रही हैं और ऑफ कोर्स उनका भी रोल होगा, लेकिन मेन रोल जो है वो पाक बहरिया का होगा टू प्रोवाइड सीवर डिफेंस इसको सीपैक को। ठीक। अच्छा सर, आप नेवी में हाई लेवल पे इन्वॉल्व रहे, जो प्रोजेक्ट्स नए होते हैं, नए हथियार आते हैं, नया इक्विपमेंट आता है, उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहे। हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान आर्मी का या एयर फोर्स का जो चाइना के साथ उनकी एक दूसरे के साथ ताउन है, उसमें टैंक्स का जिक्र भी आता है, मिलकर टैंक्स बना रहे हैं, तैयारे बना रहे हैं, पर नेवी के बारे में ज्यादा हम सुनते नहीं मीडिया में। क्या कोई ऐसा दिफाई ताउन इन दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है जहां तक नेवी का कंसर्न है? जी हाँ जी, पाकिस्तान नेवी और जो है पीएलए नेवी, इन दोनों में, और दूसरा जो है पाक बहरिया के जो 4 जहाज F-22P जहाज जो हैं, जिसमें इंडक्शन में मैं भी बहुत मेरा किरदार रहा है, तो वो भी चाइना से बने और उसके बाद 3 जहाज वहां बने, एक आखिरी जहाज उसका कराची शिपयार्ड में बना। इसी तरह हमने Z9 हेलीकॉप्टर्स भी चाइना से लिए और अभी सबसे बड़ी जो इंडक्शन होने जा रही है वो आबदोजों की होने जा रही है। ये आबदोजें भी चाइना से आ रही हैं और चाइना के साथ जो है हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। और सबसे बड़ी बात, इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुद इंसारी की तरफ जाएं और उसके लिए हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो। इसलिए हम चाइना के साथ भी, टर्की के साथ और इन कंट्रीज के साथ बड़ा क्लोज हमारा लिंकेज है मिलिट्री डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ठीक। अच्छा सर, आपने एक तो कहा कि आबदोजें आ रही हैं चाइना से, अगर आप हमें ये बता सकें एक कि कितनी आबदोजें आ रही हैं। दूसरी, आपने बात की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। हम देख रहे हैं कि JF थंडर का मामला हो या कुछ टैंक्स वगैरह का मामला हो, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में चीजें बन रही हैं। तो इसी तरह कोई नेवी के प्रोजेक्ट्स में भी उन लोगों ने नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है सर, जो पाकिस्तान खुद भी बना सकेगा मुस्तकबिल में? जी हाँ, इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा, ये जो जहाज हमने 4 बनाए थे, बहरी जहाज, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स वगैरह भी, वो उन सब जैसे वो 4 बने F-22P फ्रिगेट्स, उसमें 3 जहाज चाइना में बने और चौथा जो है पाकिस्तान में बना। उसका मकसद ही यही था ताकि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके। हमारे इंजीनियर्स जो है शुरू से डिजाइन इंजीनियर्स, उनके डिजाइन इंजीनियर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं ताकि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो और कल को आप खुद भी अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। इसी तरह जहां तक आपने आबदोजों का जिक्र किया, तो पाकिस्तान पहले भी बहरिया जो है वो आबदोज चौथी जो फ्रांस से ली थी उसको हमने यहाँ बनाया था। हमारे पास ऑलरेडी इसकी काफी स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अभी जो सबमरीन्स हम चाइना के साथ बना रहे हैं उसमें भी इस चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान नेवी की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। उसमें हमने इसीलिए रखा गया है कि जितना कम से कम जो है डिपेंडेंस रहे दूसरों पे, वो होनी चाहिए, और जो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उसको भी हमने साथ इन्वॉल्व किया है। ठीक। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के समुद्री हदूद की बात करें तो तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो ऑलमोस्ट 35% बनता है मुल्क का। तो इस इतने बड़े एरिया में वसाइल भी होंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज भी होंगी, क्या पता गैस हो, नीचे तेल हो, उसकी हिफाजत करना, उसको सिक्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त इतनी सलाहियतें हैं कि वो इस सारे एरिया का तहफ़्फ़ुज़ कर सके वहां पे? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान के पास जो है ना, पहले था 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद जो 40,000 जो है ना, वो 2,40,000 था और 50,000 और आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दैट मीन्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब यह है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे जो जमीन है अपना समंदर के नीचे, उसमें जो मादनियात है उसकी एक्सप्लोरेशन राइट भी हमें मिल गई है। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम जो है इसमें एक तो इसका सर्वे होना चाहिए, उसके बाद इसमें जैसे देखे ना, बॉम्बे हाई में तेल निकला हुआ है, मिडिल ईस्ट में तेल है, इधर भी तेल हो सकता है और इसकी कोशिशें की गई हैं, लेकिन बड़े महदूद उसके साथ इसमें थोड़ा सा इम्पीटस लाने की जरूरत है। बल्कि जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि फोकस करे ब्लू इकोनॉमी पे।
और यही ब्लू इकोनॉमी है जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेगी। और इसमें जो जिसको हम फिफ्थ प्रॉमिस भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। इसके लिए पाक बहरिया के पास सलाहियत में हमने ठीक ठाक इजाफा किया है पिछले कुछ सालों में, और अभी भी हो रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है कि ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमारी 95% जो वैसे भी तजारत है वो समंदर के रास्ते है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमारा जो शुमाली बहरे अरब और ये वेस्टर्न इंडियन ओशन है, इसमें टोटल पीस और स्टेबिलिटी हो, 3 लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली हो। तो उसके लिए पाक बहरिया ने अपने आप को बड़ा तैयार किया हुआ है और हम पूरी सलाहियत रखते हैं दफा करने के लिए। अच्छा सर, आपने कहा कि बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है और इवन जो इंटरनेशनल समुंदर है, पानी है, उनमें पीस एंड सिक्योरिटी हो, किसी किस्म की टेंशन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चाइना जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रहा है, आपने भी जिक्र किया कि अफ्रीका में भी अब उसने अपना एक बेस खोला है, उनकी एक पॉलिसी भी है 2064 के हवाले से, जहां पे वो पूरी दुनिया में खुसूसन अफ्रीका के ऊपर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, लिंक्स वगैरह बना रहे हैं। तो उससे कुछ टेंशन्स भी पैदा हो रही हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, साउथ चाइना सी में भी हम देखते हैं। तो आने वाले दिनों में आप किस तरह देखते हैं सर कि ये जो टेंशन्स हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान किस तरह अफेक्ट होगा, या पाकिस्तान की नेवी के ऊपर क्या एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है यहाँ पे? देखें जी, ये तो चीज वाजे है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है वो भी अमेरिकन का, जो यूएस का है, एक गोल है। और उसके लिए उन्होंने इंडिया को अपने साथ मिलाया है, उनके साथ डिफेंस पैक्ट्स भी किए हैं 2, और जिसका हमारे ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ये जो रीजन इंडियन ओशन का है, जैसे वो अल्फ्रेड महान जो था, वो फेमस अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट, उसने कहा जिसने इंडियन ओशन को कंट्रोल किया 21st सेंचुरी में, वो दुनिया पे राज करेगा, अगर उसको सही मानों में पढ़ा जाए जिस तरह उसने कहा। तो इसलिए सारी कंट्रीज, रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स जो हैं, वो इसी में है कि इस जगह पे कि जहां से 65% ऑयल जाता है दुनिया को, जहां से 35% जो है वो गैस जाती है, तो ये एक एनर्जी कॉरिडोर है, इसको सिक्योर करना हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह उसमें जो है ना टेंशन और ये चीजें तो अराइज होंगी, लेकिन पाक बहरिया जो है, हमारा जो मेन रोल रहा है वो है पीस और स्टेबिलिटी रीजन में। इसीलिए हमने देखा कि यूएन पीस कीपिंग में भी हमारा रोल आपने देखा, यहाँ जो टास्क फोर्स है उसमें भी हमारा किसी के खिलाफ कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खित्ता जो है वो बिल्कुल अमन का गहवारा हो। और उसके लिए हम जो है मिलजुल के दूसरी नेवीज के साथ भी, अगर आगे अभी आप देखेंगे अगले महीने अमन एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान बहरिया, जिसमें तकरीबन 50 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसका मकसद भी यही है कि इस लोगों को अवेयरनेस की जाए, आपस में मिल बैठ के जो है यहाँ पीस और हार्मनी जो है वो इस एरिया में क्रिएट की जाए, इस पार्ट ऑफ द रीजन जो है उसके अंदर। तो उसके लिए हमारी जो है वो एफर्ट्स जारी हैं पाकिस्तान की। ठीक। अच्छा सर, देखें, अमन की आपने बात की। अमन का जो सबसे बड़ा जामन होता है वो ताकत होती है। अगर आप ताकतवर हैं तो दूसरा भी वो आपको छेड़ने से पहले 2 दफा सोचते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान नेवी की और इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी हैं, बना भी रहे हैं, वो नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी रहे हैं। पाकिस्तान नेवी का भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? पाकिस्तान नेवी के पास तो अभी तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। हमारा जो है 1000 किलोमीटर्स की जो हमारी कोस्ट लाइन है, हम एक डिफेंसिव उस लिहाज से जो है हमारा जो पोस्चर है, ऑफेंसिव डिफेंसिव पोस्चर, मतलब कि हमने हर किस्म की वो चीजें रखी हुई हैं, जिसमें सबमरीन भी शामिल है जो कि ऑफेंसिव भी हो सकती हैं, हमारे पास डिफेंसिव इक्विपमेंट भी है। हमारा किसी के खिलाफ कोई डिजाइन नहीं है। इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए ले रहा है कि उसकी हेजेमोनिक थिंकिंग है कि जी मैं इंडियन ओशन पे राज करूं। उसके लिए जो है वो, अब उसको जब ये देखता है कि चाइना जिबूती में आ गया, दूसरे ममालिक इधर आया, तो उसको खतरात पैदा होते हैं कि उसका होल्ड जो है इंडियन ओशन पे खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए वो अपनी बहरिया को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि उसका इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में रहे। इस लिहाज से आपने देखा कि हमारी जो जंगें हुई उसमें कोई भी दफा उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? ये इनसिक्योरिटी होती है।
हमारी आबदोज माशाल्लाह जो है उसमें पहले भी 71 की जंग में भी उनका एक शिप जो है वो डुबो चुकी थी, दूसरे को डैमेज किया, तो उस खौफ से वो निकाला ही नहीं उन्होंने। मकसद ये उनका सिर्फ वो जो है ना कि इंडियन ओशन पे कंट्रोल करना, तो उनके डिजाइन कुछ और हैं। हमारे पीसफुल एक हमारा को एग्जिस्टेंस का जो है ना जो हम सोचते हैं जिस लिहाज से, तो हमें जरूरत नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर की। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा कि पाक नेवी की रिवायती सलाहियतों के हवाले से तो आपने जिक्र किया, कन्वेंशनल जिसको आप कैपेबिलिटीज कह सकते हैं, क्या गैर रिवायती सलाहियतें भी हैं? जौहरी हथियार फेंकने की सलाहियत भी पाकिस्तान नेवी के पास है? देखें जी, ये तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है वो तो समंदर से ही आती है। जैसे इंडिया जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स रखी हुई हैं और उसने इंडियन ओशन को न्यूक्लियराइज कर दिया हुआ है। तो हमारी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं और वो भी काफ़ी सिक्योर है और उनके पास ये सारी सलाहियत मौजूद है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाक बहरिया की सलाहियत में और ज्यादा इजाफा होगा इस तरह। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर आस्किंग।